चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है बेटा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो कौन सा स्टार्ट हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हुआ है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आज हम लोगों को स्टार्ट करना है कूलम्स लॉ। क्या स्टार्ट करना है भाई? कूलम्स लॉ स्टार्ट करना है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? कूलम्स लॉ स्टार्ट करना है। कूलम्स लॉ में क्या होता है? पहली बात तो कूलम्स लॉ अप्लाई कहाँ होता है? कूलम्स लॉ अप्लाई होता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अप्लाई होता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है अगर आपको निकालना हो तो किसका अप्लाई करेंगे भाई? कूलम्स लॉ के अप्लाई करेंगे। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? जिनकी साइज बहुत छोटी होती है। जैसे ये देखो, ये Q1 हो गया और ये हमारा Q2 हो गया। R डिस्टेंस है और यहाँ पर आप देखें तो ये F12 है और ये हमारा जो है वो F21 है। ये जो F12 होता है ये बराबर होता है माइनस F21 के। इसके बराबर होता है माइनस F21 के। F12 बराबर किसके है? माइनस F21 के। इक्वल एंड ऑपोजिट। पढ़ते कैसे देखो, पूरा नाम लिखा है मैंने, है ना? ठीक है भाई, एक होता पूरा नाम, एक होता छोटा नाम, जॉनी टॉनी करके। तो ये पूरा नाम है। पूरा नाम है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। लेकिन शॉर्ट में जब लिखेंगे तो F1 F2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्लियर है कि नहीं? पूरा नाम क्या हो गया भाई? इस पर हो गया F12, इस पर क्या हो गया? F21 हो गया। तो F12 बराबर किसके होता है? माइनस F21 के होता है। F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर किसके होगा? F21 के मैग्नीट्यूड के होगा कि नहीं होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। और डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। आप ऐसे याद कर लो, अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है। दोनों मिलकर के नेट क्या होगा? 0। ये म्यूचुअल फोर्स होता है। क्या होता है ये? जितना भाई Q1 Q2 पर लगाएगा उतना Q2 क्या करेगा? अगर Q1 बड़ा है Q2 छोटा तो ये मत सोचना कोई बड़ा ज्यादा फोर्स लगाएगा या कम लगाएगा। मैंने बोला था एक बार, यार दोबारा मैं बोल रहा हूँ, म्यूचुअल मतलब बराबर होता है। हम अर्थ से बात करें अगर तो जितना अर्थ हम पर फोर्स लगाती है उतना हम अर्थ पर लगाते हैं। असर उस पर कम होता है, हम पे ज्यादा होता है। नहीं समझ में आ रहा? असर कोई कहेगी तुम अर्थ पे फोर्स लगाते हो, हम कहेंगे हाँ लगाते हैं। भाई अर्थ हम पर लगाएगी तो हम नहीं लगाएंगे क्या? म्यूचुअल है भाई। तुम दुश्मनी रखोगे तो हम भी दुश्मनी रखेंगे। म्यूचुअल है कि नहीं? अब तुम कहोगे कहीं अर्थ में तो पता नहीं चलता फोर्स लगता है, तो भाई असर कम होता है क्योंकि मास क्या है? ज्यादा है। भाई आपने ट्रक से जाके टक्कर मारी, चिंता की बात नहीं है, जितना फोर्स आप पे लगा उतना ट्रक पे भी लगा है, असर नहीं हुआ है। क्यों असर क्यों नहीं हुआ? उसका मास ज्यादा, उसका इनर्शिया क्या है? ज्यादा है, तो असर नहीं दिखता है। इफेक्ट अलग चीज होती है, वैल्यू अलग चीज होती है। लोग इफेक्ट को वैल्यू से तुलना करने लगते हैं। नहीं समझ में आ रहा? भाई आपको किसी ने मुक्का मारा, आपके ज्यादा चोट लगी उसके कम लगी, फोर्स दोनों पे बराबर लगा है। अब भाई आपकी स्किन सॉफ्ट थी, हाँ सर पता तारीफ कर रहे हैं, मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, उस पे असर क्या हुआ है? कम हुआ है। भाई वो रफ एंड टफ रहा होगा, है ना, जिम में जाता रहा होगा, ऐसा नहीं है, लगा उसके भी होगा। अगर उसने मुक्का मारा हमारे, चोट उसकी भी लगी होगी, पता नहीं ना, चुपचाप निकल गया है ना। मेरा कहने का मतलब कुल मिला करके जो है भाई, इसीलिए तो महात्मा गांधी कहते थे एक गाल में मारे दूसरा गाल को। उनको पता था मेरे मार रहा जिसके भी लगी रहा हो। नहीं समझ में आ रहा? हमें मारने की जरूरत ही नहीं, न्यूटन मारी तो न्यूटन कर लो भाई, न्यूटन का तो एक बात बता, हंसने वाली बात। तो
तो जितना है इक्वल होता है। Q1 और Q2 की वैल्यू ज्यादा कम किसी की हो, फोर्स हमेशा क्या लगता है बताओ, बराबर लगता है। Q1 Q2 बराबर होते हैं। F12 और F21 बराबर किसके होता है बताओ, F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मॉड ऑफ Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R स्क्वायर। कहीं भी फिजिक्स में इनवर्स स्क्वायर दिख जाए समझ जाना ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, बात खत्म हो गई। एक प्रॉपर्टी आपको इसके फॉर्मूले को देख के पता चल जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, R स्क्वायर। ये पहचान है, ट्रेडमार्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ट्रेडमार्क है, क्लियर है। अगर कहीं भी इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता दिख जाए इसका मतलब वो कैसे फील्ड की बात हो रही है, कंजर्वेटिव फील्ड की बात हो रही है। यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो भी कैसा होगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, F, अब इसका मतलब ये नहीं कि यार R की पावर कुछ और लगाओ तो कंजर्वेटिव नहीं होगा, फिर तो वो बात अलग हो गई चेक करने वाली। तो मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन क्या मिल गया बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करें, यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे K, है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो K लिखा है बेटा ध्यान रखिए स्मॉल k है, कैपिटल के मत लिख देना, डायरेक्ट एक कांस्टेंट होता है। तो क्या हो गया ये K Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर। नोट करिए, मॉड लगा दिया है, इसका मतलब आपको प्लस माइनस नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, केवल क्या लेना है, वैल्यू। ठीक, दोबारा नोट करिए, ये मत सोचिए आपने पढ़ लिया है, दोबारा कॉपी में लिखिए, 4 पन्ने एक्स्ट्रा तो खर्च होंगे। जो लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं वो भी चुपचाप पढ़ेंगे, और जो आपको बुकलेट मिली है उसमें क्वेश्चंस जो दिए हैं उनको लगा दे रहे हैं बैठ करके, ठीक है। टाइम नहीं वेस्ट करना, हमारा एम है हर टॉपिक अपने को याद हो जाए, तो इसलिए कोई लिमिट नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार कहोगे उतनी बार पढ़ाएंगे। क्यों, सीख के जाओगे तो नाम लोगे, वरना बुराई में नाम लोगे। क्यों, सही बात है ना। कुछ लोग सीखने के बाद भी बुराई करते नहीं, ऐसे भी लोग होते होंगे, हमें तो खैर नहीं कोई मिला। हाँ भाई नोट करिए, F equals to K mod of Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जो वैल्यू है, आइएगा, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां पर होती है भाई, फ्री स्पेस में, ठीक है। और अगर मीडियम आएगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम में आएगा, मीडियम में होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आएगा। ये हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में आया, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन किस में आया, एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी फिर से एक बात देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2। मॉड लगाने का रीजन समझ रहे हैं ना, प्लस माइनस नहीं लेना है, बोलो केवल क्या लेना, वैल्यू लेनी है, याद रहेगा। एनसीईआरटी में भी मॉड लगा इसलिए मैंने लगा दिया, मॉड ऑफ Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। कंबाइन कर देंगे, यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, ये आपका एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा। और दोनों का अगर आप रेशियो निकाल देंगे एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या आएगा, रिलेटिव परमिटिविटी आएगा, ये आएगा रिलेटिव परमिटिविटी, क्या आएगा बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी आएगा। नोट करें इसे, इसका एक नाम और होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एक नाम और है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। F equals to K mod of Q1 Q2 upon R square। वन अपॉन 4π नॉट कहाँ होता है? फ्री स्पेस। 1/4π कहाँ होता है? मीडियम। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या होगा? बोलो, रिलेटिव परमिटिविटी या पूरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों आप यहां ले सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक शब्द देखने बड़ा भौकाली लगता सुनने में, कुछ नहीं, इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। इंसुलेटर जो जानते हो उसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। डाई मतलब दो, इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस, जिसमें दो चार्जेस अलग अलग रहते हैं, समझ में आ रहा है, साथ में रहते हैं, उसमें से आप चार्ज को निकाल के नहीं ले जा सकते। कंडक्टर में तो निकल लेता है, फ्लो करने लगता है ना, इसमें नहीं होता, डाइलेक्ट्रिक होता है। इसमें दो चार्जेस हैं, उनको आप शिफ्ट कर सकते हो, कंडक्ट नहीं करा सकते। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी जो होता है वो मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करता है। परमिटिविटी शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है कौन शो करता है? परमिटिविटी शो करता है। परमिटिविटी शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। आप एक रफली याद रखा करो कि अगर परमिटिविटी ज्यादा है इसका मतलब है गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है, और अगर परमिटिविटी कम है तो बैड कंडक्टर, या इंसुलेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। परमिटिविटी ज्यादा तो बैड इंसुलेटर, और परमिटिविटी कम है तो क्या है? बोलो, परमिटिविटी कम है तो गुड इंसुलेटर। इंसुलेटर अच्छा होगा। सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन होता है? फ्री स्पेस। भाई सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन होता है? फ्री स्पेस। तो सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है? सबसे कम परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती है। 8.85 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और सबसे अच्छा कंडक्टर मेटल्स होते हैं, याद रहेगा। तो इनका क्या होता है? परमिटिविटी इनफाइनाइट, याद रहेगा। जितना अच्छा इंसुलेटर होगा परमिटिविटी उतनी कम होगी। और सबसे कम परमिटिविटी फ्री स्पेस की होती है। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 एट 10 to the power -12, 8.85 into 10 to the power -12, और ये होता है इंफिनिटी। इन दोनों के बीच में आपको वैल्यू मिलेगी। जितना अच्छा इंसुलेटर होगा परमिटिविटी उतनी कम होती है, ठीक है। मिनिमम किसकी होती है बताइए? मिनिमम जो होती है आपकी वो किसकी होती है? फ्री स्पेस। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 होती है फ्री स्पेस के लिए, और के इंफिनिटी होता है किसके लिए बताइए? मेटलिक कंडक्टर्स के लिए। तो के की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में सब कुछ आएगी। के की वैल्यू इंफिनिटी और 1 के बीच में रहेगी, 1 और इंफिनिटी के बीच में रहेगी, बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी। 1 और इंफिनिटी के बीच में रहेगी। ये जो हमारा है 1 और इंफिनिटी के बीच में रहेगा। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो आपका के बराबर होता है। एक बार क्वेश्चन आया था, 4 वैल्यू दी हुई थी के की, पूछा था के कौन सा नहीं हो सकता है। एक आंसर डेसिमल में था, उसमें नहीं समझ में आ रहा। जैसे मान लीजिए आपने 4 ऑप्शन दे दिए, एक के बराबर दे दिया 0.5, एक दे दिया के बराबर 2, एक दे दिया के बराबर 5,
एक दे दिया आपने k बराबर मान लो 40। अब ये नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता k, याद रहेगा कि नहीं? ये हो सकते हैं k, ये कभी नहीं हो सकता, 1 से नीचे कभी नहीं जाएगा, याद रहेगा। k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, आया हुआ क्वेश्चन है, वैसे झूठ नहीं बोलना है ना। इसमें जो कुछ लोगों को लगता है वो फटी बता देते हैं आया हुआ क्वेश्चन, हमने कौन सा देखा है, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया हुआ है, पहले एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते थे, ठीक है ना, आसान आसान। अब तो खैर थोड़ा टेक्निकल हो गया एग्जाम, क्वेश्चन टफ आते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 से नीचे नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं जाएगी, है ना, 1 से ऊपर जाएगी, 1.5 हो सकती है ना, 0.5 नहीं हो सकती, 1 से नीचे नहीं जाएगी। तो अब बताइए समझ में आया? 1/4πε0 के बारे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये जो कांस्टेंट होता है 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी होती है 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये कौन सा सिस्टम है? एसआई। कौन सा सिस्टम है? एसआई। अगर इसी की यूनिट हम लोग ईएसयू में चले जाए वैल्यू, तो इसकी 1 होती है, याद रखना, इसकी वैल्यू होती है 1, किसमें? ईएसयू में। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है बोलो? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1/4πε0 अगर ईएसयू में पूछ लिया जाए तो कितना होता है? 1 होता है। अगर आपको एसआई में पूछ लिया जाए तो कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। एसआई में पूछ लिया जाए तो क्या होता है? 9 × 10⁹ होता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये वैल्यू किसकी हो गई बताओ? है 1/4πε0। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो कूलम्स लॉ में आप कांस्टेंट यूज करते हैं वो किन-किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो आंसर उसमें था एक तो नेचर ऑफ मीडियम और दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी आप यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बदल जाती है। नहीं समझ में आ रहा? जैसे 1/4πε0 की वैल्यू एसआई सिस्टम में कितनी है? 9 × 10⁹ और सीडीएस में कितनी है? ईएसयू में बोलो 1 है। सिस्टम बदल देंगे तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? बदल जाएगी। ये आया था कुछ समझ में आ रहा है कि विश्वास है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे भी आप याद रखिएगा कि इसकी जो वैल्यू है मीडियम बदलने से बदल जाती है। नोट कर ले आराम से। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हो गया समझ में आया? हाँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप फॉर्मूला लिखें तो आप क्या लिखेंगे? 1/4πε0 और ये है Q1 Q2/r², है ना। ये कहाँ का फॉर्मूला है बोलो? फ्री स्पेस का फॉर्मूला है। और F मीडियम अगर आप निकालते हैं तो 1/4πε Q1 Q2/r² आ जाएगा। क्यों? अगर आप दोनों को डिवाइड करें F/F मीडियम बराबर किसके आएगा? ε/ε0। तो ये आपका मिलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या मिलेगा बताओ? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलेगा, याद रहेगा। यहां से क्या मिलेगा बताओ? F मीडियम बराबर किसके होगा? F/K आएगा कि नहीं आएगा? F मीडियम बराबर किसके आएगा बोलो? F/K आएगा कि नहीं आएगा? बात खत्म हो गई। आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, F निकल आएगा। और आप समझदार हैं कि अगर आपने K बराबर इंफिनिटी किया तो ये 0 आ जाएगा। मतलब अगर कंडक्टर आ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। मेटल के अंदर आपने दो चार्जेस रख दिए, उनके बीच का फोर्स क्या होगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुल मिलाकर के F मीडियम आपका F/K। ठीक।
अब जैसे एक क्वेश्चन आपकी इसमें बुकलेट में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चार्जेस है वो फ्री स्पेस में रखे हैं, दो चार्जेस है वो फ्री स्पेस में रखे हैं, इनके बीच का सेपरेशन r है और इनके बीच का फोर्स कितना है, F है ना। और अगर इन्हीं को उठा करके मीडियम में ले गए, अगर हम इनको मीडियम में ले जाएंगे, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, ये R डैश है, अगर हम इनको उठाकर कहां ले गए बताओ, मीडियम में ले गए। अगर हम इनको उठाकर के मीडियम में ले गए, ये हमारा R हो गया, ये हमारा क्या हो गया बोलो, R डैश है, समझ में आ रहा, ये हमारा R हो गया, ये कौन सा है बताओ, R डैश। ये हम लोग लेके आए मीडियम के अंदर, कहां लेके आए बताओ, मीडियम। तो ये पूछ रहा है बताइए R डैश की क्या वैल्यू होगी अगर फोर्स सेम है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, 9th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। यहां पर कह रहा है कि बताइए अगर उनको मीडियम में रख दिया जाए तो अब बताइए फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। अगर उनको मीडियम में रख दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू, सॉरी डिस्टेंस की वैल्यू, फोर्स दोनों बार में सेम रखना है, ठीक है। पहली बार में फोर्स कितना है बोलो, F बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन क्या है, R स्क्वायर है कि नहीं, समझ में आया। यहां पर क्या हो रहा है, दूसरी बार में फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर, साथ में यहाँ K लगेगा। मीडियम आ गया कि नहीं आ गया, अगर मीडियम आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लग जाएगा यहाँ पर बताओ, K लगेगा डिनोमिनेटर में, बोलो हाँ या ना, लगेगा। पहले फोर्स कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अब कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, चलिए दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए। दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए। वन और टू आपस में बराबर कर दो। अगर बराबर करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। ये यहां से कैंसिल हो गए, Q1 Q2 कैंसिल हो गया, R स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू R डैश का स्क्वायर। तो R डैश की वैल्यू आएगी R अपॉन रूट K। R डैश बराबर किसके आएगा, R अपॉन रूट K। R डैश इक्वल्स टू R अपॉन रूट K। R dash equals to R by root K। समझ में आया, R डैश बराबर है R बाई रूट। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन और दिया है, 7th वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देख जाइए। क्वेश्चन नंबर जो है
7th आप देख डालिए। क्वेश्चन नंबर है 7। इन्होंने कहा है कि वाटर है -10 डिग्री पे, शायद आई से पहले है ना। दो टेम्परेचर दिए हैं, -10 डिग्री है और 0 डिग्री। -10 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। -10 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर है और 0 डिग्री है। यहाँ पर K दिया हुआ है उसने 80 और यहाँ वाला K जो है वो हमें निकालना है। जब यहाँ पर था तो सेपरेशन दिया है 25 सेंटीमीटर और जब यहाँ पर आ गए तो सेपरेशन कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और दोनों बार में कह रहा है कि फोर्स सेम। याद रहेगा, दो कंडीशन है ना। पहले आइस था, फिर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर। आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई बताओ, वाटर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, पहले सेपरेशन कितना रखा गया था 25, अब कितना रखा गया 5। अब पूछ क्या रहा है बताइए, है ना। अब क्या पूछ रहा है वो है कि बताइए इसमें K1 यानी कि पहले आइस का कितना था। क्लियर है कि नहीं। तो अब यहां से क्या करोगे भाई, इसमें फॉर्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 और Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। क्यों, इसमें क्या निकलेगा बच्चा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 और Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो दोनों को यहां से क्या करोगे बताओ, कैंसिल करोगे कि नहीं करोगे। Q1 Q2 कैंसिल करोगे कि नहीं करोगे। यहां से मिलेगा K1 * R1 स्क्वायर बराबर क्या है K2 * R2 स्क्वायर। तो यहां से K1 बराबर क्या मिलेगा बताओ, K2 * R2 अपॉन R1 का क्या होगा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। K1 बराबर होगा K2 * R2 अपॉन R1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ये हो गया, देखो यहां से। ठीक है, कौन सी वैल्यू निकालनी थी K1, K2 हमको दे रखी है, दोनों बार में फोर्स सेम दे रखा है। अच्छा, उसमें एक मजेदार बात लिखी है, सेपरेशन इज चेंज्ड फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 5। अब एक मजेदार बात याद रखना क्या है कि दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक होता है टू, एक होता है बाय। याद रहेगा, अगर लिखा होता चेंज्ड बाय 5 सेंटीमीटर तो ये 25 में से 5 माइनस करते 20 हो जाता। चेंज्ड बाय मतलब ये वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं समझ रहे हो। और चेंज टू मतलब वो फाइनल वैल्यू दे रखी है, नहीं समझे। जैसे बोला 25 इज चेंज टू 5 मतलब 25 इनिशियल है, 5 क्या है। अगर लिखा होता 25 चेंज्ड बाय, क्या लिखा होता चेंज्ड बाय लिखा होता, मतलब 5 सेंटीमीटर या तो बढ़ाना है या घटाना है, या तो 20 हो जाएगा या तो 30 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, ये शब्दों का खेल है। लैंग्वेज कई लोगों को समझ में नहीं आती, क्वेश्चन क्या कह रहा है उनको मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश के दो शब्द होते हैं, अगर चेंज टू लिखा है मतलब फाइनल वैल्यू बता रहा है, और चेंज बाय लिखा है मतलब क्या हुआ, या तो 5 ऐड कर रहा है या 5 क्या कर रहा है सब्ट्रैक्ट कर रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही, या तो 5 बढ़ा रहा है या तो 5 घटा रहा है। अब फिर अपना विवेक लगाना पड़ेगा, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, बढ़ाएं कि घटाएं। आया समझ में कि नहीं आया। अब यहां से आप सॉल्व करिए इसको, तो K1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, K2 हो गया देखो 80 और R2 कितना है 5, ये आपका 25, इसका स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
नोट कर लिया? ठीक है, तो ये आपको कूलम्स लॉ समझ में आया कि नहीं आया? राइट। मिटा दें। और देखिए इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हेडिंग डालें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? जैसे एक चार्ज है Q और एक यहां पर है Q1, एक Q2 है, एक Q3 है। Q1 ने Q पर फोर्स लगाया, ये मान लीजिए F1 है, और Q2 ने Q पर फोर्स लगाया, ये F2 है, और Q3 ने Q पर फोर्स लगाया, ये F3 है। बात तो समझिए, Q1 ने Q पर जो फोर्स लगाया वो आपका F1 है, और Q2 ने Q पर जो फोर्स लगाया वो F2 है, और Q3 ने Q पर जो फोर्स लगाया वो F3 है। तो यहां से जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। याद रहेगा क्या बोला जाता है इसको? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन कब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? जब दो क्वांटिटीज आकर के मिलती हैं। याद रहेगा, मिलना। एक कॉमन में अगर इसका मीनिंग लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? मिलना। अगर दो क्वांटिटीज आकर के मिले, जैसे आपने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव, पढ़ा होगा आपने सुपरपोजिशन ऑफ वेव, मतलब एक क्वांटिटी, एक वेव उधर से आई, एक उधर से आई, दोनों मिली, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट एनर्जी क्या होगी? पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? वैसे यहाँ पर है सुपरपोजिशन का मतलब यहाँ पर क्या है? फोर्सेस का मिलना। Q1 का Q2 के बीच में फोर्स, Q के बीच में फोर्स F1 है, Q2 का Q के साथ F2 है, Q3 का Q के साथ क्या है? इन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या होगा? बोलो, इन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? सुपरपोजिशन करते समय ध्यान रखिएगा, जो नेचर क्वांटिटी का होगा उसी के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। स्केलर नेचर की क्वांटिटी होगी तो स्केलर एडिशन होगा, और वेक्टर नेचर की क्वांटिटी होगी तो वेक्टर एडिशन होगा। अगर कल को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसमें लगाओगे? पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। चार्ज में लगाओगे, स्केलर होता है। जहां पर भी आप लगाओ, इस बात का सावधान रहना है कि क्वांटिटी के नेचर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। याद रहेगा कि नहीं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अगर कोई हमसे शाब्दिक अर्थ पूछे तो हम एक लाइन में याद करा दें आपको, क्या? When two quantities are, बोलो, superimposed at a place, then the resultant value is the algebraic sum of all the quantities. नहीं समझे? क्या बोला जाता है? algebraic sum। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? algebra का मतलब जानते हो आप? algebra का मतलब होता है, वेक्टर भी algebra है। algebra का मतलब होता है जिस प्रकार का नेचर होगा वैसे एडिशन करेंगे। अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, ये सारी चीजें क्या है बताओ? ये मैथमेटिक्स के पार्ट होते हैं। अलजेब्रा में रूल लगते हैं। क्या लगते हैं? हर अलजेब्रा के अपने रूल होते हैं। याद रहेगा, अलजेब्रा में रूल होते हैं, फंक्शन होते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग काम होता है। नहीं समझ में आ रहा? जैसे वेक्टर, वो भी एक प्रकार का अलजेब्रा, उसमें भी सर्टेन रूल होते हैं।
उनमें भी आप ये लगाएंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक शब्द हम लोग यूज करते हैं सुपरपोजिशन में, अलजेब्रिक सम। कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? अलजेब्रिक शब्द। देखा होगा बुक में लिखा रहता है। अलजेब्रिक का मतलब नहीं समझ में आता, तो अलजेब्रिक का मतलब होता है जो नेचर क्वांटिटी का होगा उसी नेचर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बताओ, ऐड कर दिया जाए। अगर स्केलर नेचर है तो स्केलर एडिशन होगा, वेक्टर नेचर है तो क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये हमारा जो है यहाँ पर। अच्छा, कुछ क्वांटिटी मैं आपको बताऊं फेजर भी होती है, कुछ क्वांटिटी स्केलर वेक्टर के अलावा फेजर भी होती है। फेजर जानते हो नहीं जानते? ऐसी क्वांटिटी जो एडिशन करते समय केवल फेज डिफरेंस देखा जाता है। क्या देखा जाता है? नहीं समझे? जैसे आपने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वहां पर आप पोटेंशियल देखते थे, याद है? पोटेंशियल को 90 डिग्री में बना करके ऐड कर देते थे कि नहीं कर देते थे? आपको थोड़ा सा याद दिलाना पड़ेगा, है ना? आपको याद होगा यहाँ पर आप बनाते थे किसका पोटेंशियल, रेजिस्टेंस का। यहाँ किसका बनाते थे, इंडक्टर का। और दोनों को ऐड करके भी लिखते थे। क्या वैल्यू लिखते थे बोलो जरा? VL² प्लस VR² लिखते थे कि नहीं लिखते थे? याद है कि नहीं याद है? L क्या होता है बेटा, इंडक्टर। R क्या होता है, रेजिस्टर। ये पोटेंशियल किसका है, इंडक्टर का। ये किसका है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, √VL² प्लस क्या हो गया, VR²। ऐसा भी तो जबरदस्ती ना इंसाफी है। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? और लगाए पड़े हो कौन सा फॉर्मूला, वेक्टर का। कौन सा फॉर्मूला लगा है? तो याद रखिएगा ये स्केलर नहीं है, ये फेजर क्वांटिटी है। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल इज अ फेजर क्वांटिटी। इनको जब भी कभी ऐड करेंगे तो कौन सा चीज वैल्यू देखी जाती है, फेज डिफरेंस देखा जाता है। क्या देखा जाता है? फेजर जो मेथड लगता है वो कब लगता है, नहीं समझे? जब हार्मोनिक क्वांटिटी का एडिशन करते हैं। कब करते हैं बताओ? हार्मोनिक क्वांटिटी का करते हैं। और वो भी कब, जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है। नहीं समझ में आ रहा? जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर एक में ओमेगा है तो दूसरे में भी ओमेगा होना चाहिए। अगर एक में ओमेगा दूसरे में 2 ओमेगा तो फेजर नहीं लगता है। इसको कहा जाता है फेजर मेथड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फेजर क्वांटिटी स्केलर हो वेक्टर उसके मतलब नहीं होता है। फेजर क्वांटिटी का मतलब होता है उनका जब एडिशन करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू फेज डिफरेंस करेंगे। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो √ऑफ करके 90 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जबकि है वो स्केलर क्वांटिटी। लेकिन बात स्केलर वेक्टर की नहीं आती वहां पर आती है फेज डिफरेंस की। ये जब आप क्वेश्चन करोगे, जब आप पढ़ोगे तो ये अपने आप क्लियर होने लग जाएगा। किसी के बताने या रटाने से कुछ नहीं होगा, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये क्वांटिटी फेजर है, ये क्वांटिटी हमारी स्केलर है। याद रहेगा? ये हमारी वेक्टर है। इनको डील करना है। शुरुआत में तो पूछवा जो सुबह वाले बैच में पूछ रहा था, मैंने बोला फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक ने बोला स्केलर। गलती उसकी नहीं, एक तो कोरोना पीरियड, दूसरा अभी शुरुआत है। धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको क्वांटिटीज की पहचान होने लग जाएगी। अचानक किसी नई क्वांटिटी पूछ ले, स्केलर वेक्टर बता नहीं पाते लोग, क्योंकि आदत नहीं है ना। धीरे धीरे आदत पड़ेगी, फैमिलियर होगे, आपको अपने जैसे लगेंगी। नहीं समझ में आ रहा? आपको कुछ दिनों बाद ये सारी क्वांटिटी अपनी लगेंगी। हाँ भाई, जैसे नहीं कहते अल्फा बीटा गामा, एक गाना है, वो कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स। अल्फा बीटा गामा पढ़ के छाला पड़ गया करके वो जो है। तो भाई साहब हम लोगों का क्या है, फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों का जब तक अल्फा बीटा गामा 2-4 बार सुनना ले, खून खाना नहीं बचता है, खून नहीं बढ़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं? एक बार इंटीग्रेशन लग गया, हाँ बढ़िया रहा। तो अपनी अपनी आदत है, आपकी भी पड़ जाएगी, आपको बुरा नहीं लगेगा। जो भी चीजें आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो अजीब लग रही हैं, क्यों? अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है। अभी आपने पढ़ना स्टार्ट किया है। जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे, इसको इंट्रोड्यूस करोगे धीरे धीरे अपने डेली उसमें, तो आपको देखना ये अच्छी लगने लग जाएगी। फिर आपको इनके बगैर मजा नहीं आएगा। कोई आप कूट पटा के गाना बना के याद कराएगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। आपको लगेगा ये सब क्या चल रहा है, क्या डांस कर रहा हो, सीधे सीधे बताओ ना, ये होता है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अभी शुरुआत में आपको नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है पढ़ना। याद रहेगा कि नहीं? तो यहाँ पर फोर्स कैसी क्वांटिटी है बताओ? वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर हमको कौन सा एडिशन करना पड़ेगा? वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है बताइए, है ना? सबका वेक्टर एडिशन होता है। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर का फॉर्मूला भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट जा रहा है और ये एंगल कितना हो गया बोलो? थीटा। तो आर का क्या फॉर्मूला होता है? √ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा हो जाएगा। आर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? √ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab
cos थीटा हो जाएगा। r का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ ये, थीटा की वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर आप 0 डिग्री लिखोगे तो r क्या मिलेगा a प्लस बी, थीटा अगर आप 90 लिखोगे तो क्या होगा है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर आप थीटा 180 डिग्री लिखोगे तो r क्या मिलेगा a माइनस बी या a प्लस बी, जो बड़ा होगा वही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, a माइनस बी से क्या होगा बताओ a प्लस बी, क्लियर हो रहा है कि नहीं, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों हो सकता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या बोला जाता है इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेक्टर एडिशन लगाते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वेक्टर, क्लियर है कि नहीं। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है अगर a और b आपस में बराबर हैं, अगर a और b आपस में बराबर हैं तो r का फॉर्मूला क्या होता है बोलो 2a cos थीटा बाई 2 होता है, r का क्या फॉर्मूला होता है बोलो 2a cos थीटा बाई 2 होता है, नोट कर लेंगे, ये फॉर्मूला ज्यादा काम आएगा। r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई, ये तब लगाएंगे जब दोनों वेक्टर की वैल्यू आपस में क्या होगी इक्वल होगी, बराबर होगी। एल्जेब्रिक सम, कर लिया, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई, r का क्या फॉर्मूला है भाई 2a cos थीटा बाई, ये r, अब इसमें भी आप देखिएगा अगर आपने थीटा बराबर क्या लिख दिया 60 डिग्री तो यहाँ r मिलेगा a√3, थीटा आपने लिख दिया 90 डिग्री, r होगा a√2, थीटा होगा 20 डिग्री, r बराबर a, ध्यान रखिए अगर एंगल बराबर है सॉरी वेक्टर बराबर है और आपने एंगल को कितना लिख दिया 60 डिग्री लिख दिया तो पीछे क्या लग जाएगा बताओ √3, बाकी तो आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ ही रखा होगा इसको, है ना, r इक्वल्स टू 2a cos थीटा बाई 2 को पढ़ा होगा, है ना, तो वहां तो सब पढ़ाई है, लेकिन अब हम अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्मेलिटी बताना तो पड़े, तो अगर थीटा 60 डिग्री है तो r आ जाएगा ये √3, ये बड़ा काम आता है। आपने दो वेक्टर देखा दोनों में एंगल 60 का था, आपने पीछे √3 लगाया काम बन गया, आपने 90 देखा पीछे √2 लगाया काम बन गया, आपने 120 देखा r को किसके बराबर कर दिया a के बराबर कर दिया, काम बन गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
क्लियर? अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपने ट्रायंगल बनाया यहाँ पे, ये आपका 100 माइक्रोकूलम है, ये -100 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें क्या है, एक चार्ज यहाँ रखा 1 माइक्रोकूलम, एक यहाँ रखा 100 माइक्रोकूलम, -100। कह रहा है कि बताइए ए वाले पर फोर्स कितना है, फोर्स ऑन ए वाले पर क्या पूछ रहा है बताइए, फोर्स कितना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए। ठीक, ए वाले पर फोर्स पूछ रहा है कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन ए। ठीक, ए वाला 1 माइक्रोकूलम है, बी वाला आपका 100 माइक्रोकूलम है, और सी वाला क्या है, माइनस। क्या पूछा जा रहा है, फोर्स ऑन ए बताइए क्या होगा। यहां देखो ए वाला क्या है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, रिपेल। नाम रख लो F1। फिर से आप देखिए, ये वाला आपका कैसा है, प्लस है, ये वाला भी प्लस है, ये दोनों रिपेल करेंगे, F1 हुआ कि नहीं हुआ। ये कैसा है, माइनस, ये कैसा है, प्लस, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सॉरी अट्रैक्ट करेंगे, F2 हो जाएगा। फिर से देखो, ये प्लस क्या करेंगे, रिपेल, ये प्लस ये माइनस, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये F1 हो गया, ये कौन सा हो गया, F2 हो गया। दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, ये हो गया। फोर्स ऑन ए वाले पर फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, बी और सी की वजह से। और ये देख, इनके बीच का एंगल 120। अभी मैंने आपको बताया है, अगर 120 होगा, जो रिजल्टेंट है वो भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। क्यों, 120 डिग्री पर क्या होता है, अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी उन्हीं की इक्वल आएगा। क्यों आएगा कि नहीं आएगा, जो रिजल्टेंट होगा वो भी उन्हीं की इक्वल आएगा कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, जो आपको F1 मिल रहा है, जो F1 है F2 दोनों बराबर हैं, क्या वैल्यू है बताइए, 9 × 10⁹, और चार्जेस कितने हैं, 100 माइक्रोकूलम है -6, और 1 माइक्रोकूलम है -6, और अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 × 10⁻² का स्क्वायर आ जाएगा। क्या हो रहा है, 9 × 10⁹, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, अपॉन क्या हो गया, इसका स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, F1 F2 दोनों बराबर है, ये आपका देखो कांस्टेंट हो गया, ये 100 माइक्रोकूलम है, ये आपका कितना है, 1 माइक्रोकूलम है। माइक्रो का मतलब 10⁻, क्या होता है, -6। नीचे सेंटीमीटर है, मीटर में करना पड़ेगा। क्लियर, आपको मैंने कैलकुलेट करने का तरीका बताया, फिर बता रहा हूं। पहले किसको सॉल्व करते हैं, 10 की पावर को। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, 10 की पावर, बाद में वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर पहले देखिए, ये आपका 10⁻⁻⁶ -12 होगा कि नहीं होगा, तो 100 × 10⁻⁻12,
नीचे आइए 10 का स्क्वायर 100 होगा और ये आएगा आपका कितना 10 टू दी पावर -4 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? एक आपका 100 माइक्रोकूलम एक और माइक्रोकूलम है, क्यों दोनों को तुमने मल्टीप्लाई किया 9 × 10 टू दी पावर 9 भी है यहाँ, 9 × 10 टू दी पावर 9 भी है। अब आप देखो यहाँ से अब सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा 10 टू दी पावर -4 है, ये -12 है, काटेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 10 टू दी पावर -8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ये 10 टू दी पावर -8 है, 10 टू दी पावर 9 है, एक 10 मिलेगा तो आपको मिलेगा 90 न्यूटन। कितना मिलेगा? ये 90 न्यूटन मिलेगा। नोट कर लेंगे इसको, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 90 न्यूटन। F1 और F2 प्लस और माइनस को नहीं देखा जाता, ध्यान रखिएगा, केवल किसको देखा जाता है? वैल्यूज को। और इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? ये 120 डिग्री का एंगल है। क्यों? तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी कितना निकलेगा? 90 न्यूटन आएगा। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी कितना होगा? 90 न्यूटन आ जाएगा। क्यों? रिजल्टेंट फोर्स विल आल्सो बी 90 न्यूटन। सारा समझ में नहीं आया? कैलकुलेशन करते समय मैंने बोला है पहले 10 की पावर को निपटाया करिए। पहले किसको निपटाएंगे? 10 की पावर को निपटाएंगे। एक बार 10 की पावर निपट गई उसके बाद आगे दिमाग लगाएंगे, याद रहेगा। पहले आप 10 की पावर को सॉल्व करेंगे, जब 10 की पावर सॉल्व हो जाएगी फिर उसके बाद कुछ करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए इसी से और बनाते हैं। यहां पर 100 माइक्रोकूलम है, यहां पर -100 माइक्रोकूलम है और यहां पर 1 माइक्रोकूलम है और ये मिड पॉइंट पर आइए, मिड पॉइंट पर आइए तो 75 माइक्रोकूलम है। मिड पॉइंट पर आइएगा तो क्या आ जाएगा? 75। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। इसका नाम A, इसका नाम B, ये बेटा 5 मिड पॉइंट है, ये आपका 5 हो गया। A B C और ये वाला पॉइंट D है। क्या पूछ रहा है ये? फोर्स ऑन A बताइए कितना है? बात नहीं करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन A? A वाले पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है ये पूछ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन A? ठीक, what is the value of force on A? ए वाले पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। बनाइए डायग्राम। ये आपका 1 माइक्रोकूलम है, 100 माइक्रोकूलम है, 75 है, -100। ए वाले पर नेट फोर्स पूछा जा रहा है। अभी सेम क्वेश्चन था, बस फर्क इतना आ गया कि यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक चार्ज और बढ़ा दिया।
ए वाले पॉइंट पर फोर्स पूछ रहा है क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए। अब ये देखिए, ये आपका 100 माइक्रोकूलम प्लस में है, एक फोर्स इधर लगेगा, देखो ये F1, ये वाला भी प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो इसका नाम अभी F2 ही रखो। और एक और बढ़ गया, ये ऊपर की तरफ चला गया, F3 हो जाएगा। ये आपका F1 है, ये आपका F2 हो गया, और ये आपका F3 हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? F1 है, F2 है, F3 है। F1 F2 का रिजल्टेंट बीच में से जाएगा कि नहीं, इसका नाम रख लेना F डैश। क्लियर है? इनका पहले निकालना, इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका किसके साथ निकाल देना, F3 के साथ निकाल देना। फिर से समझ लो, यहाँ पर तीन फोर्स है, कौन कौन, F1 F2 और F3, तीन हो गए ना, F1 F2 F3 एक बढ़ गया। अब तीनों का एक बार में रिजल्टेंट नहीं निकलेगा, याद रहेगा, तीनों का एक बार में रिजल्टेंट नहीं निकलेगा। पहले किसका निकालें, क्या निकला यहाँ से, F डैश। F डैश का किसके साथ मिला दें, F3 के साथ, काम बन जाएगा कि नहीं? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अच्छा एक बात और, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये जो F डैश आ रहा है आपका, ये 90 न्यूटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 90 आ रहा है। अब F3 की वैल्यू निकाल लो, दोनों के बीच में ना क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है, हम बन जाएगा। चलिए F3 निकालिए, वैल्यू ऑफ F3 निकाली जाए। ठीक है, F3 की वैल्यू निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ये एंगल कितने डिग्री का है बोलो, 60 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का है, 60। ये सामने क्या हो गया, R हो गया। लगाओ फॉर्मूला यहां से, साइन 60 R/10, साइन 60 कितना हो गया, √3/2 R/10। ये 5 है, R बराबर है 5√3 सेंटीमीटर, R बराबर है 5√3 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है। अब आप यहां से F3 की वैल्यू निकालो, F3 क्या मिलेगा, देखो 9 × 10⁹। ये चार्ज कितना है, 75 माइक्रोकूलम, और ये है 1 माइक्रोकूलम अपॉन 5√3 × 10⁻² का स्क्वायर हो गया। अब आप यहां से देखो, ये -12 है, ये 3 है, तो 10⁻³ बचेगा। 9 × 10 है 75, और 10⁻³ कितना आएगा, -3 अपॉन, यहां से आपको मिलेगा तो 5√3 का स्क्वायर करोगे 75 आएगा, 5 का 25 होगा, √3 का 3 होगा, और 10⁻⁻4 आएगा कि नहीं आएगा। ये 75 कट गया, 10⁻⁻3 से ये कट जाएगा, एक 10⁻⁻1 बचेगा, ऊपर ले जाओ तो कितने न्यूटन आ जाएगा, 90 न्यूटन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 90 न्यूटन। नोट कर लीजिए।
ये जो F3 आपको मिल रहा है ना, ये भी आपका कितने न्यूटन मिल रहा है? 90। ये कितने न्यूटन है? ये भी 90, ये भी 90। कितने डिग्री का एंगल है? 90। फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 90√2। खत्म। फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 90√2। फाइनल आंसर मिलेगा 90√2। आया समझ में कि नहीं आया? फाइनल आंसर है 90√2। ठीक। नाइन्टी न्यूटन है ये भी 90 है, ये भी 90। दोनों के बीच में एंगल भी 90 90 का वो बन रहा है। जैसे 20 होता है अपना 90 90√2 न्यूटन। कितना आ गया बताओ? 90√2 न्यूटन। ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? दो बातें इस क्वेश्चन से आपको मैंने समझाई, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। पहली बात तो जब दो से ज्यादा वेक्टर हो तो आपको दो पहले निकालेंगे फिर तीसरे वाले के साथ करेंगे, याद रहेगा। या फिर आप कंपोनेंट भी तोड़ सकते हैं। और मेरा x कंपोनेंट अलग निकाल लें, y अलग निकाल लें, अंडर रूट ऑफ क्या कर दें? x कंपोनेंट का स्क्वायर कर दें, y कंपोनेंट का स्क्वायर कर दें। ये भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, याद रहेगा। कंपोनेंट तोड़ के करोगे तो आपको ज्यादा मेहनत पड़ेगी, इसमें जल्दी हो जाएगा, याद रहेगा। अगर फोर्सेस बराबर हैं तब आपको ये आसान पड़ेगा, और अगर बराबर नहीं है तो कंपोनेंट वाला आसान पड़ेगा। ये दोनों बातें मैं आपको बताए दे रहा हूँ। अगर फोर्सेस की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है सारी, तो फिर आपको वो कंपोनेंट वाला ज्यादा आसान पड़ेगा। x अलग ब्रेक कर लो, y अलग ब्रेक कर लो, क्या करोगे बताओ? वैल्यू निकाल लेना अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। लेकिन अगर वैल्यू बराबर है फोर्सेस की तो आपको ये वाला मेथड ज्यादा आसान पड़ेगा। दोनों आना चाहिए आपको, मेरा मानना है दोनों आना चाहिए। कंपोनेंट निकालना भी आना चाहिए प्रॉपर, और आपको ये सीधे फॉर्मूला लगा के भी निकालना आना चाहिए, याद रहेगा। ये नहीं कि सर वो वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला अच्छा, बुरा कुछ नहीं होता। कहां कौन सा लगेगा कोई भरोसा नहीं होता, ठीक, याद रहेगा कि नहीं। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन हम लोग स्क्वायर वाला भी करेंगे, बात नहीं करें। एक क्वेश्चन हम लोग स्क्वायर वाला भी करेंगे। एक यहां पर स्क्वायर बन रहा है ऐसे, बात नहीं करें। एक यहां पर स्क्वायर बन रहा है, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, ये भी Q है। A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है। ये R, ये R, ये R, ये R। क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्स ऑन A बताइए कितना हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फोर्स ऑन A? A वाले पर टोटल फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फोर्स ऑन A? What is the value of total force on A? What is the total force on A? A वाले पर टोटल फोर्स क्या होगा? ठीक, what is the value of total force on A? डायग्राम बनाया जाए, आप लोगों ने बनाया क्या? सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीका होता है फोर्स वाले क्वेश्चन करने का। पहले डायग्राम बनेगा, फिर वैल्यू निकाली जाएगी, बाद में रिजल्टेंट निकाला जाए। 3 लाइन का सॉल्यूशन होता है। लोग कहते हैं कठिन है, कठिन काहे का कठिन है? सिस्टम से काम करोगे तो कठिन नहीं, अब सीधे फॉर्मूला लगाने बैठ जाओगे तो कठिन है।
पहले क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनाने के बाद फिर वैल्यू निकालने के बारे में सोचोगे, लास्ट में रिजल्टेंट निकाल लेना। क्यों? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखो ये बी वाला है, मैं नंबरिंग जरा कर लेता हूँ, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। अब इस पर फोर्स लगा तो ये हो गया कौन सा, F1, और इसको यहाँ से मिला दो, ये कौन सा हो गया, F2, ये वाला ये कौन सा हो गया, F3 हो गया। क्यों आया? अब देखो ध्यान से, F1 F2 दोनों कितने डिग्री पर हैं, 90, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90, दोनों का रिजल्टेंट बीच में से जाएगा कि नहीं, आया ना? और इन दोनों को आपस में क्या करना, मिला देना, इन दोनों को आपस में क्या करना, मिला देना। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट बीच में क्यों जाएगा, आप श्योर क्यों हैं? क्योंकि हमको पता है कि F1 F2 की वैल्यू बराबर है, देखते साथ ही आइडिया लग गया है। क्यों? चार्जेस बराबर है, डिस्टेंस भी दोनों तरफ की आपस में क्या है, बराबर है। तो F1 और F3 सॉरी ये दोनों बराबर है, कितना आएगा इनका K, और Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं? F1 F3 आपस में क्या है, इक्वल है, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बताओ बिना सॉल्व किए क्या लिख दें, पीछे क्या लगा दें, √2। देखो मजा तो तभी है जब बिना पेन उठाए सॉल्व कर दो भाई, बार बार कैलकुलेट करके तो कोई भी निकाल लेगा, नहीं समझ में आ रहा है, ये सब नहीं करना है। मजा तो तभी जब लिफ्ट से चढ़ के ऊपर आ, सीधे से तो कोई आ जाएगा, है ना? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? वैष्णो देवी गए कि नहीं गए? पैदल तो बहुत लोग जाते हैं, हेलीकॉप्टर वाला जो मजा है वो पैदल वाले में थोड़ा है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, मजा तो तभी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का जब आपने पेन उठाया, नहीं सर ये आंसर होगा, हम भी खुश हो जाते हैं, भले आपको डांट दे के लिख लो, लेकिन अंदर से खुशी तो होती है, ये लड़का कुछ करेगा, है ना, या ये लड़की कुछ करेगी। मतलब लड़कियां सही है, हमारा तो नाम है, ऐसा नहीं है भाई, लेकिन आप तो मेरा वैसे भी आपको बता दें, जितनी भी पावरफुल चीजें सब गर्ल्स के हाथ में, नहीं समझ में? ज्ञान का देवता कभी सुना है? ज्ञान की देवी सुनी सरस्वती। एक बार रामानुजन से पूछा गया था कि आप ये जो मैथ्स के फॉर्मूले बनाते हैं ये कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने कहा था मेरी देवी मुझको बताती, नमागिरी जो भी। मेरा कहने का था जितनी भी पावरफुल, कभी आपने शक्ति का देवता नहीं सुना होगा, शक्ति की देवी सुनी, तो जितनी भी पावरफुल, नेचर का ये लॉ है, जितनी भी चीजें फ्लो करती हैं दे ऑल आर गवर्न बाय लेडीज, वो लेडी फैक्टर है, और जितनी भी स्थूल चीजें होती हैं वो सारी की सारी गवर्न होती है मेल देवता से। आप कभी देखिएगा ध्यान से, मैंने ऑब्जर्व किया है ना, जितनी भी पावरफुल चीजें फ्लो करती हैं, जो फ्लो ऑफ वो होता है, एनर्जी होता है, वो हमेशा गवर्न जो होता है वो आपका फीमेल सेक्शन गवर्न करता है। समझ में आ रहा? घर में तो खैर सभी फीमेल गवर्न करती है, माता जी की जल्दी है, पिताजी की कौन सुनता है? क्यों? कभी भाई मान लो टाइट करवा सकते हो। तो खैर मेरी बात क्या मैं कह रहा था, वो तो खैर अलग विषय हो गया। तो मैं ये कह रहा था F हो गया K स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर √2 हो गया कि नहीं हो गया? तो पीछे क्या हो गया भाई, ये वैल्यू √2 लग गई कि नहीं लग गई? ठीक, अच्छा अब यहाँ पर ये कितनी डिस्टेंस हो गई भाई लोगों, R√2 आ गई कि नहीं आ गई? क्या आ गई बताओ, R√2 आ गई कि नहीं आ गई? अब यहाँ पर जो F2 निकलेगा वो कितना निकलेगा बताओ, K, और Q स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? यहाँ पर देखिए K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये क्या है, √2 है कि नहीं? K Q स्क्वायर अपॉन ये कितना मिल गया बेटा, 2R स्क्वायर, दोनों को आपस में ऐड कर दो, ऐड करेंगे क्या कॉमन होगा, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और √2 प्लस 1/2 आया कि नहीं आया? आंसर होगा, आया समझ में कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को आप इतनी बार कर लें कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये मान के चलो ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये अप्लाई होगा कहीं पर। ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में भी जा चुका है, इसमें जा चुका है बताओ, जेईई मेंस में भी जा चुका है।